टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फ्रेंड्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पहले ये जानना होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, फिर रिडेम्पशन क्या है। ये जानने के बाद ही आगे के स्टेप्स हम सीख सकते हैं। लेकिन रिडेम्पशन जानने के पहले आपको बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है एज वेल एज जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड वो आपको सीखना होगा। स्टार्ट करते हैं बेसिक जो आप बहुत पहले सीख चुके हैं, शेयर्स। शेयर्स का मतलब तो सभी जानते हैं, ऑलरेडी यू लर्न इन द 12th स्टैंडर्ड। शेयर इज नथिंग बट द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल का एक हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बेचती है। फिर ये शेयर्स के बारे में अगर हम और डीप में जाते हैं तो पता चलता है कि शेयर्स बेसिकली जो हम जानते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसे हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लें तो शायद ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या है। इक्विटी शेयर्स का सिंपल सा लॉजिक है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। इक्विटी शेयर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं। कैसे, मैं आपको एक छोटे से डायग्रामेटिक कंडीशन में समझा रहा हूं। मान लीजिए ये हमारी कंपनी है XYZ। इस कंपनी ने मार्केट में दो कैटेगरी के शेयर्स इश्यू किए। यह है फर्स्ट कैटेगरी, इन लोगों को शेयर्स बेचा गया, वो था इक्विटी शेयर्स। दूसरा कैटेगरी इन लोगों को बेचा गया, ये था प्रेफरेंस शेयर्स। इन दोनों में क्या फर्क है ये मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे देता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स जिन लोगों को बेचा जाता है उन लोगों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है। इक्विटी शेयर जिन लोगों को बेचा जाता है उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन मीनिंग अभी भी रह गया है कि इक्विटी शेयर क्या और प्रेफरेंस शेयर क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स कंसेप्ट ये है, कंपनी प्रेफरेंशियल राइट देती है एक स्पेशल टाइप ऑफ शेयर्स में। इसमें जो बंदे जो लोग इस कैटेगरी के शेयर्स को खरीदते हैं उन्हें प्रेफरेंशियल राइट होता है towards their capital and dividend. I repeat, these categories of shares are having the preferential rights towards the capital as well as the dividend. इस वजह से इसका नाम पड़ा प्रेफरेंस। लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जिसका उन्हें प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। इसका मतलब कि इन लोगों को इनका कैपिटल रिटर्न पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन इन लोगों को इनका कैपिटल रिटर्न मिलेगा, गारंटी है। इसलिए इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? यस। अब इसके बारे में मैं आपको यहां पे तो बता ही रहा था कि इनमें इनका कैपिटल रिटर्न नहीं होता, इनका कैपिटल होता है बायबैक। क्या होता है? बायबैक। एक। सेकेंडली, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे तो इनका कैपिटल बायबैक नहीं होता है, इनका कैपिटल होता है रिडेम्पशन। आगे वर्ड रिडेम्पशन। मैंने प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब बता दिया, अब मैं रिडेम्पशन का मतलब बताने जा रहा हूं। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। क्या है? रीपेमेंट। यानी कि कंपनी जब दो कैटेगरी के शेयर्स इश्यू कर रही है तो इन लोगों से कंपनी ने जो शेयर्स के पैसे लिए उस शेयर्स के पैसे को इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाएगा। इस कैटेगरी के लोगों से जब कंपनी पैसे लेती है तो इसको हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। दोनों कैपिटल पे डिविडेंड जाता है, इसको इक्विटी डिविडेंड कहेंगे, इसे प्रेफरेंस डिविडेंड कहेंगे। यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिविडेंड ये उनका हक होता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये इनको रिटर्न कैसे दिया जाए, इसके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, यही हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। मैंने आपको पहले प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब बताया,
फिर मैंने आपको रिडेम्पशन का मतलब बताया। रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट। किसका? रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। किस लिए? क्योंकि जब कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को जिन लोगों ने खरीदा था यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने, उनको कंपनी उनसे वैसे शेयर सर्टिफिकेट फिर से मांग लेती है, बदले में उनको उनके पैसे दे देती है। तो पैसे में क्या क्या मिलता है? कैपिटल प्लस डिविडेंड अगर कुछ बाकी है तो, यानी कि एरियर्स, प्लस अगर कंपनी चाहे तो उनको एडिशनल बेनिफिट देती है। इस एडिशनल बेनिफिट को हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। यानी कि रिडेम्पशन करते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना है। कंपनी उन्हें क्या क्या लौटाएगी? कैपिटल। दूसरा क्या देगी? डिविडेंड अगर एरियर्स है तो। तीसरा, उनको बेनिफिट के तौर पे क्या रिटर्न करती है? प्रीमियम। 3 चीजें क्लियर हो? बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के क्या नियम है, इसके लिए आपको मैं बता दूं पहले से। कंपनीज एक्ट 1956 जो अब नहीं है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 80 each and every company is bound to redeem its preference share within the stipulated period of 10 years. I repeat, according to Companies Act 1956, which is not in existence. Under Section 80, each and every company was bound to redeem its preference share within the period of 10 years, but ये चेंज हो गया है। इसकी जगह कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है, ये चल रहा है एग्जिस्ट। According to Companies Act 2013, under Section 55, each and every company is bound to redeem its preference share within the period of 20 years. 2 चीजें चेंज हो गई। पहले तो एक्ट का ईयर चेंज हुआ है, फिर सेक्शन चेंज हुआ है, अब पीरियड चेंज। और भी चीजें चेंज हुई है जो मैं आपको डीप में बाद में बताऊंगा। इसमें और भी कुछ चीजें चेंज हुई। तो ये कंसेप्ट था कि रिडेम्पशन के लिए हर कंपनी को 20 साल के अंदर में इस कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इनके पैसे लौटाने हैं। ये क्लियर हो गया। अंडर सेक्शन 55 ये तो लागू नहीं किया, खत्म हो चुका है। तो इनको पैसे लौटाने हैं, ये पैसे लौटा के उनसे उनके शेयर सर्टिफिकेट ले लेने हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडेम्पशन। और किस चीज का है ये? प्रेफरेंस शेयर का, इसलिए इस चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब आप पूछेंगे सर इक्विटी शेयर में ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। क्योंकि इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन कभी भी नहीं होता है। इक्विटी शेयर्स तभी कंपनी लेती है जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, क्लोज डाउन होगी। आप ये कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स जब कंपनी ने इश्यू किया था, जिन लोगों ने खरीदा इक्विटी शेयर होल्डर्स, जरूरी है कि वही इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के बंद होने तक वो सेम वही से ही रहेगा? नॉट नेसेसरी। मान लीजिए कंपनी ने मिस्टर ए को बेचा था, यानी इस इक्विटी शेयर होल्डर में ए को पैसे की जरूरत आन पड़ी थी। ए ने किसको बेच दिया? बी को। ए जब बी को शेयर बेचेगा तो बी अपने नाम पे वो ट्रांसफर कराएगा या नहीं कराएगा? यस, कराएगा। बी जब अपने नाम पे ट्रांसफर कराएगा तो ए के नाम से शेयर सर्टिफिकेट चेंज होगा, बी का नाम एंटर हो जाएगा। बी का नाम एंटर होने का मतलब है द रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी विल एंटर द नेम ऑफ मिस्टर बी एज अ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, because the equity share is having some features like transferability, यानी कि इक्विटी शेयर्स ट्रांसफरेबल है। बी को पैसे की जरूरत पड़ी, बी ने उठा के उसे सी को बेचा। सी को पैसे की जरूरत पड़ी, सी ने उठा के उसको डी बेचा। ए से ट्रांसफर हुआ बी के नाम पे, बी से ट्रांसफर हुआ सी के नाम पे, और सी से ट्रांसफर हुआ डी के नाम पे। टेल मी हु इज द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर? डी। क्या कंपनी के रिकॉर्ड में ए का नाम है एग्जिस्टिंग? नो। था। कंपनी का नाम ए का नाम कट हुआ,
बी का नाम ऐड हुआ, बी का नाम कट हुआ, सी का नाम ऐड हुआ, सी का नाम कट हुआ, डी का नाम ऐड हुआ, ये। यानी अब जब भी कंपनी बंद होगी तो कंपनी किसके साथ डील करेगी? डी के साथ। यानी कि कंपनी का जो भी हिस्सा बनता है डी के लिए वो डी को मिलेगा। यहां तक क्लियर? नो डाउट। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए कि इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है। इक्विटी शेयर्स में बायबैक होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में रिडेम्पशन होता है। रिडेम्पशन के मैंने बता दिया है कि पहले सेक्शन 80 काम करता था अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में 10 इयर्स के लिए था, बट अब ये चेंज हो चुका है। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अंडर सेक्शन 55 है और अंडर सेक्शन 55 20 इयर्स का स्टिपुलेटेड पीरियड दिया गया है। ईच एंड एवरी कंपनी इज बाउंड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर विद इन दिस पीरियड। एनी डाउट? मैंने आपको और एक चीज बताई है कि कंपनी जब शेयर्स रिडीम करती है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करती है, तो सिर्फ वो कैपिटल नहीं देखती है, दे विल सी वेदर एनी arrears of dividend is there or not. If there is any arrears, they will pay this arrears also along with some benefit to the equity preference shareholders in the form of premium. But ये तो उनको देना ही देना था। बेसिकली सेटलमेंट के टाइम पे किन दो चीजों का ज्यादा ध्यान देना है? कैपिटल एंड कंपनी को कैपिटल और प्रीमियम, कंपनी को कैपिटल और प्रीमियम इनको चुकाना है। क्लियर? कंपनी इनको कैसे चुकाएगी? कहां से एडजस्टमेंट करेगी? कहां से पैसों का इंतजाम करेगी? किस अकाउंट से एडजस्ट करेगी? यही सब हमें इस चैप्टर में सीखना है। दिस इज कॉल्ड एज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। ये रिडेम्पशन के पहले आपको थोड़ा सा और कुछ कंसेप्ट सीखने होंगे, जैसे कि मैं अगर बता दूं, मैंने यहां पे कंपनी का नाम लिखा हुआ था, मैं यहां पे कंपनी का नाम लिखा था। हम लोग गुल्लक रखते हैं, गुल्लक घरों में, पिगी बैंक। दीज पिगी बैंक्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। सो वी आर थिंकिंग दैट कंपनी इज हैविंग सम रिजर्व्स, ये सब है। These reserves are classified on the basis of their features. Some of the reserves may be useful for the dividend purpose, some may not. Example, जो रिजर्व कंपनी के हैं जिसका इस्तेमाल कंपनी के शेयर होल्डर्स के डिविडेंड के लिए यूज किया जा सकता है, उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कह सकते हैं। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स में बांटा जा सके, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट कैन बी डिवाइडेड अमंग्स द शेयरहोल्डर्स, बट देयर आर सम रिजर्व्स व्हिच कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयरहोल्डर्स, दे आर कॉल्ड एज नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। सो इन केस वी आर कंसीडरिंग, मैंने एक एग्जांपल 6 ब्लॉक्स लिए हैं। दिस इज डिविजिबल, this is divisible, this is divisible, this is divisible, and these two are non-divisible. What does it mean? Divisible क्या है और non-divisible क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 1 मैं यहां लिख रहा हूं डिविजिबल प्रॉफिट, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। पहले इसका कंसेप्ट समझ, यानी कि यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट टिक था और नॉन डिविजिबल प्रॉफिट क्रॉस। डिविजिबल प्रॉफिट में बेसिकली आप दो चीज ले सकते हैं। सबसे ज्यादा कंपनी का जो पहले से जमा किया हुआ चीज है वो आप जानते हैं अच्छी तरह से, जनरल रिजर्व। व्हाट इज दैट? जनरल रिजर्व इज प्योरली अ डिविजिबल प्रॉफिट। उसके बाद में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो उस कंपनी का प्रॉफिट है उस साल का, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट या जो रिजर्व हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है। अगर हम बात करें इसमें आप ले सकते हैं जैसे CRR और CR, जिसमें मैं बात कर सकता हूं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एज वेल एज कैपिटल रिजर्व। मैं बेसिक ले रहा हूं और बहुत सारी लिस्ट है, मैं उसमें डिस्कस में आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, वो रिजर्व जो कैपिटल के रिडेम्पशन के लिए क्रिएट किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। वो रिजर्व
जो कैपिटल के एडजस्टमेंट में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर करते रहती है। द प्रॉफिट विच इज बीइंग ट्रांसफर टू रिजर्व becomes a general reserve and the general reserves are those reserves which can be used for any purpose, that is what is so called as the general reserve. other types of reserves में आ जाते हैं इसके कॉन्ट्ररी में, इसका ऑपोजिट टू स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व का कंसेप्ट है वो रिजर्व जो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और स्पेसिफिक रिजर्व सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी जनरल पर्पस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सीधी सी भाषा में बात करें कि पेरेंट्स, जैसे कि हम बात करें, बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उनकी शादी के लिए बचपन से ही उनके नाम पे कुछ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, या उनके नाम पे पोस्ट ऑफिस अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, और पिता जो है वो अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा इनकम उसमें जमा करते हैं, हमने अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा शिफ्ट करते रहते हैं, यानी वो रिजर्व में ट्रांसफर करते रहते हैं। क्या वो रिजर्व जो बिटिया की शादी के लिए जमा किया जा रहा है वो किसी और पर्पस से यूज किया जा सकेगा? बिल्कुल नहीं। तो बताइए किस कैटेगरी का रिजर्व हुआ, जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व? अगर वो स्पेशली बिटिया की शादी के लिए है या बिटिया के एजुकेशन के लिए है तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ स्पेसिफिक रिजर्व। वो रिजर्व जो घर में और एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मम्मी अगर हम बात करें जो हेड ऑफ द फैमिली में, वो अपने घर का जो इनकम होता है उसमें से साइड में से थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं और वो जनरल जमा करके रखते रहते हैं, और एंड में पता चलता है साल के एंड में भाई 30,000 जमा किया है, 40,000 जमा किया है, तो वो रिजर्व इमरजेंसी किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रिजर्व को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे ही कंपनी एक जनरल रिजर्व क्रिएट करती है और उस रिजर्व का इस्तेमाल जब भी पैसे की जरूरत पड़े उस रिजर्व का इस्तेमाल करती है। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? नो डाउट? ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, आगे का स्टेप ले लेते हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है, मैंने ये पार्ट इरेज कर दिया है कि कैपिटल और प्रीमियम का एडजस्टमेंट करना है। हम पहले तो ये ले लेते हैं, अगर अब इसकी कंडीशंस क्या है, रिडेम्पशन की कंडीशंस। मेन कंडीशन, सबसे पहले रिडेम्पशंस कैन बी मेड, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ओनली। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, redemption can be made of only fully paid preference share, यानी कि रिडेम्पशन पार्टली पेड शेयर्स का नहीं होता है। पहले तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज पार्टली पेड शेयर्स। सो आई जस्ट एक्सप्लेन, आज मैं कंसेप्ट यहीं तक समझा रहा हूं कि पार्टली पेड शेयर्स क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना दैट यू ऑलरेडी स्टडीड इन द 12th स्टैंडर्ड। चार्ट में था सबसे पहला ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। व्हाट इज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल? अगर हम बात करें authorized share capital, that share capital which is being authorized by the General Comptroller Issue of India, यानी कि हर कंपनी को अपनी वैलिडिटी जानने के लिए, अपनी अथॉरिटी जानने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एंड दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द MANA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सारे सबमिट करने के बाद में कंपनी को उनका ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मिल जाता है, वो अप्लाई करती है जितना उनको चाहिए। अब मान लीजिए कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 100 करोड़। क्या जरूरी है बिगिनिंग में ही कंपनी सारे पैसे इस्तेमाल कर लेगी क्योंकि अथॉरिटी तो है 100 करोड़ की? क्या 100 करोड़ के शेयर सारे इश्यू कर देगी मार्केट में? बिल्कुल नहीं। कंपनी जब स्टार्ट होती है उसको बेसिक लेवल पे, इनिशियल लेवल पे
जितना चाहिए कंपनी उतना ही इश्यू करती है, उसे हम कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। इनिशियली आउट ऑफ 100 करोड़ कंपनी ने सिर्फ 60 करोड़ का शेयर इश्यू किया। ये क्या है? इश्यू। तो बताइए 100 में से if 60 crore is issued, what is the balance amount? The balance is 60 crore. It is termed as unissued. It is called as unissued share capital. कितना हुआ? Balance is 40 CR. Now, issued capital, unissued. ये कैपिटल एक अलग नाम से जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल। दो कॉन्सेप्ट है, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। मैंने यहां लिया है कैपिटल रिजर्व एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज रिजर्व कैपिटल। दोनों अलग है। इशूड की मैं बात करूं तो कंपनी क्या 60 करोड़ सारे के सारे पब्लिक को इशू करती है? नो, नॉट नेसेसरी एंड नॉट मैंडेटरी, नॉट रिक्वायर्ड। द रीजन इज इसमें से वो कुछ पब्लिक को इश्यू करती है। तो जितने शेयर्स पब्लिक को इश्यू होते हैं दे आर कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। बैलेंस को क्या कहेंगे? अनसब्सक्राइब्ड। टेल मी व्हाट इज अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल? If these shares are issued to the general public, then what about these shares? ये शेयर्स किसको इशू हुए? सो गोइंग बैक टू द 12th स्टैंडर्ड, सीखा होगा, फिर भी बता दे रहा हूं। अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल पहले देख लेते हैं। कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर है तो ही शेयर्स इशू करती है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, मैनेजमेंट बॉडी है, उस मैनेजमेंट बॉडी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बीइंग एज अ डायरेक्टर दे आर नीड टू बाय दी certain shares of the company. It is mandatory, it is compulsory to buy the shares from the company, and these shares which the directors are buying from the company is called as the qualification shares. जो shares कंपनी में डायरेक्टरशिप के लिए कंपलसरी होता है और ईच एंड एवरी डायरेक्टर नीड टू बाय दैट, उस शेयर्स को हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। यानी कि डायरेक्टर बने रहने के लिए आपको उतने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके लिए इसे हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। तो डायरेक्टर शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी के प्रोमोटर शेयर्स खरीदते हैं, और भी जो कंपनी के मेंबर्स होंगे वो सारे लोग शेयर्स खरीदते हैं। तो जो कंपनी के मेंबर शेयर्स खरीदते हैं वो जनरल पब्लिक तो नहीं है, वो अनसब्सक्राइब्ड है, क्योंकि सब्सक्राइब वर्ड जो है पब्लिक के लिए होता है। पब्लिक को सब्सक्राइबर कहा जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो पब्लिक के लिए सब्सक्राइब कैपिटल, other than public unsubscribed। company when they are issuing the shares, उस शेयर्स का एक नॉमिनल वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है। द नॉमिनल वैल्यू और द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स which are being issued to the public or in the market, ये मेंशन होता है इधर MA और A में। फिलहाल A से इसका रिलेटेड नहीं है। These are mentioned in the MA, Memorandum of Association, under the term capital clause. कैपिटल क्लॉज में पूरी तरह मेंशन होता है कि कंपनी कितने रुपए का फेस वैल्यू का शेयर इश्यू करेगी। वो फेस वैल्यू या 10 या तो 100 हो सकता है। ठीक है, नो डाउट। अब अगर हम मान लेते हैं कि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, मान लीजिए, क्या कंपनी ये 10 रुपीज एट अ टाइम इन द बिगनिंग ले लेती है, मांग लेती है? नो। कंपनीज आर आस्किंग दीज 10 रुपीज इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में अगर हम बात करें, सम अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, सम अमाउंट ऑन अलॉटमेंट प्रोसेस, सम ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल और सेकेंड कॉल। क्लियर? Considering 2, 3, 2, 3, कंपनी अपने 10 रुपए कैसे मांग रही है? पूरे 2 रुपए एप्लीकेशन पे, दे आर कॉलिंग 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, अगेन 2 रुपीज ऑन द फर्स्ट कॉल एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 3 रुपीज ऑन द फाइनल और सेकेंड कॉल। क्लियर? When the company is asking this amount in installment, so every step has got some gap.
मे बी ऑफ 3 months, 3 महीने का गैप होता है सब में, थोड़ा वेरिएशन भी होता है। तो कंपनी ने पहला 2 रुपया मांगा, तो 2 रुपया नहीं मांग रहे, 2 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए मिस्टर ए ने 10,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, तो मिस्टर ए को 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पे करना पड़ेगा, 20,000। ये शेयर्स हैं और ये पर शेयर वैल्यू दिख रहा था 2 रुपया, लेकिन 10,000 शेयर्स पे कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 20,000। यानी कि 3 रुपए के हिसाब से उनको कितना पे करना पड़ेगा, 30,000। यहां पे अगेन 20,000। ऐसे ही इनका फाइनल होगा। कंपनी अगर अभी तक एप्लीकेशन का पैसा मांग चुकी है, अलॉटमेंट का पैसा मांग चुकी है, फर्स्ट कॉल का पैसा मांग चुकी है, तो कंपनी ने क्या अभी तक नहीं मांगा है, विच इज नॉट येट कॉल्ड इज द फाइनल कॉल। इट इज नॉट येट कॉल्ड। आई एम highlighting with the different color. This amount is not yet called by the company. So this amount which is not yet called is called as what? Uncalled up. Uncalled up में क्या आएगा, कितना रुपया आएगा, 3 rupees. And what about called up? 2, 3, 5, 5 to 7. 7 rupees per share कॉल कर चुकी है, called up. क्लियर? यानी कंपनी को और अभी कितना मांगना है, 3 और मांगने वाली। कभी कभी ऐसा होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में कुछ अमाउंट अभी तक नहीं आया है, सारे शेयर होल्डर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जब कंपनी का ये 7 रुपीज में से भी कुछ पैसा बाकी रह जाए, अगर पैसा आ चुका है उसे हम कहेंगे पेड अप, बाकी है तो अनपेड अप। इस अनपेड अप को ही हम लोग कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। तो यहां तक नहीं जाना है, पेड अप अनपेड अप में चले गए, हम कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप में हैं। तो कंपनी ने अभी तक कितने पैसे मंगाए हैं, 2, 3, 5 to 7। क्या कंपनी ने पूरे पैसे मंगा लिए, नहीं। तो कंपनी ने क्या वो शेयर्स फुल्ली पेड किया है, नहीं। कंपनी का वो शेयर्स क्या है, पार्टली पेड। इट मींस ये पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड कब होगा, जब कंपनी ये शेयर्स का ये फाइनल इंस्टॉलमेंट भी मंगा लेगी, देन दी शेयर्स विल बिकम द फुल एंड फाइनल पेड शेयर्स। यानी कि ये जो फुल्ली पेड शेयर्स है ये पूरा पेड होने के बाद ही फुल्ली पेड कन्वर्ट होगा। अगर इतना पेड है इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्टली पेड शेयर्स। यहां तक समझ, कंसेप्ट ये समझना है, अगर वो पार्टली पेड है तो कंपनी को पहले उसे फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा, यानी कि फुल्ली पेड बनाने के लिए कंपनी को ये फाइनल कॉल करना पड़ेगा। फाइनल कॉल करने के बाद फाइनल कॉल का पैसा मंगाना पड़ेगा, और जब फाइनल कॉल का पैसा आ जाएगा तब वो शेयर्स बन जाएगा फुल्ली पेड शेयर्स। तो कंडीशन यही था, अगर कंपनी का वो शेयर्स फुल्ली पेड है तो ही उसका रिडेम्पशन पॉसिबल होगा, फुल्ली पेड है तो रिडेम्पशन पॉसिबल होगा, फुल्ली पेड नहीं है पार्टली पेड है तो रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? यहां तक कुछ डाउट? नो डाउट। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कंसेप्ट मैंने अभी समझा दिए हैं। इसके बाद का अकाउंटिंग कंसेप्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा।